हेलो चेक। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। इसको थोड़ा स्लो कर दो बेटा, इसको लो पे कर दो। हाँ ठीक है, चलिए। तो कल हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कल आपको बता दिया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। And according to the law of inertia, if a body is at rest, it will continue its rest. If a body is in motion, it will continue its motion. आज का टॉपिक है, हेडिंग बनाइए, राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वेदांत बैग पीछे रखो। राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो कल मैंने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल चर्चा की थी। कुछ मैंने एप्लीकेशन बताए थे, मैं उनको आपको फिर से याद दिलाता हूँ। फर्स्ट याद कीजिए, कल पैसेंजर वाला बताया था मैंने, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में मेनली हम लोगों ने इनर्शिया की बात की थी। किसकी बात की थी? बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का पहला लॉ है दैट इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड इनर्शिया 3 टाइप के होते थे, कल बताया था ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 केसेस में इनर्शिया अप्लाई होता था, रेस्ट ब्रेक करने में, मोशन को ब्रेक करने में और डायरेक्शन को चेंज करने में। तो आज इनका हमको एप्लीकेशन बताना है। तो फर्स्ट सुनेंगे, लिखना आपको खुद से है, घर में बना के लिख लीजिएगा। बिकॉज अब बुक रीड कर रहे होंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। बुक रीड करी आपने भी करी बुक रीडिंग की नहीं करी? यस यू स्टार्ट किया? एस चांद स्टार्ट नहीं हुआ अभी? कर दी हो, ठीक है। तो डेली बुक रीड करिए। एंड वंस अगेन मैं बोलूँगा कि होमवर्क अपडेट करिए डेली, जितना करते हैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अपडेट करिए। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, अ पैसेंजर इन बस हैज़ अ टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड अ बस ड्यू टू इनर्शिया। व्हेन द बस टेक टर्न्स, द पैसेंजर wants to continue moving in a straight line. Due to this, it appears that his body bend outwards. कल मैंने बताया था, this is particular the example of inertia of direction. Inertia of direction कल आपने बताया था मैंने कि अगर कोई पैसेंजर बस के अंदर या कोई भी 4 व्हीलर के अंदर है, अगर गाड़ी अंदर की ओर मुड़ती है तो पैसेंजर बाहर की ओर जाता है, पुश हो जाता है। ठीक है ना? सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, व्हेन वी हिट अ कारपेट इट लॉसेस इनर्शिया एंड रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मूव। जब आप किसी कारपेट को मारते हो छड़ी से, कोई कारपेट है, कोई कंबल है, उसको आप छड़ी से मारते हो, देन व्हाट हैपेंस? इनिशियली इट इज़ ऑन रेस्ट, यस और नो, बट आफ्टर पुशिंग इट, okay, after beating it comes to the motion, okay, and the particle, heavy particle leave the carpet, heavy particle leave the carpet, heavy particle rest में होते हैं, yes or no? So they have a tendency to maintain their rest, और particle झड़ करके उससे गिरने लगते हैं, yes or no? Yes. So when we hit a carpet, it loses inertia and due to inertia of rest and moves, but the dust in it retains inertia of rest and it is left behind, और पार्टिकल वहीं पर छूट जाते हैं। मतलब कारपेट अपनी जगह से आगे आ जाता है और पार्टिकल वहीं पर छूट जाते हैं। तो पार्टिकल फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। द डस्ट एंड कारपेट आर सेपरेटेड। इन दिस वे आप झाड़ते हैं। कभी भी आपने कोई गंदा कपड़ा लिया होगा झाड़ने के लिए, आपने उसको फटकारा होगा। यूजुअली फटकारना कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको डंडी से मारें तभी साफ़ हो, उसको आप झटकार देते हैं तो भी वही प्रोसेस होती है। यस और नो? कारपेट मोशन में आ जाता है एंड ड्यू टू इनर्शिया जो पार्टिकल होते हैं वो किस में रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। किस में रहते हैं?
रेस्ट में। यस, नेक्स्ट थर्ड, कभी आपने अमरूद के पेड़ से बीही तोड़ने का, अमरूद तोड़ने का प्रयास किया हो तो एक से इसका सिंपल तरीका होता है कि जैसे जिनकी हाइट नहीं है या तो चढ़ जाओ, जिनकी हाइट है वो तो बात अलग हो गई, बट पेड़ अगर दुबला पतला है, डाल पतली है, तो लोग नीचे खड़े हो जाते हैं, ज़ोर से उसको हिलाते हैं। यस और नो? ज़ोर से क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं, तो सारे के सारे अमरूद क्या होते हैं? गिर जाते हैं। अब आप आम के पेड़ को तो नहीं हिला सकते हो, तो बहुत मोटा स्टेम होता है, बट अमरूद का स्टेम थोड़ा पतला होता है, तो ये आप कर सकते हैं अमरूद में। और अमरूद सारे के सारे कहाँ गिर जाते हैं? ज़मीन पे गिर जाते हैं। सो वाई दिस इज हैपन्स? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अमरूद का वेट भारी होता है, और जब आप पूरे पेड़ को हिलाते हो तो पूरा पेड़ मोशन में आ जाता है। बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और हैवी होने के कारण, इनर्शिया मेंटेन होने के कारण अमरूद रेस्ट में होने की कोशिश करता है। ड्यू टू दैट वो ब्रांच को छोड़ देता है। ब्रांच को क्या कर देता है? छोड़ देता है। बाकी चीज़ें हिलती रहती हैं और अमरूद नीचे आके गिर जाता है। सो आई कैन से व्हेन ए ट्री इज शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, बट फ्रूट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू दिस फ्रूट ब्रेक्स ऑफ द ट्री। जो फ्रूट है वो ट्री से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वही कार वाला। जब चलती हुई कार को हम रेस्ट में ले जाते हैं तो हम आगे की ओर धक्का खा जाते हैं। ये सुनो, और एकदम से सडन अगर मूव करते हैं तो हम किस में आ जाते हैं? पीछे की ओर धक्का खा लेते हैं। ये सुनो। सो व्हेन अ कार इज ब्रेक्ड सडनली द मैन बेंड्स फॉरवर्ड वायलेंटली, बहुत तेज़ी से, झटकेदार तरीके से। वायलेंटली मीन्स खतरनाक तरीके से। ये सुनो, वायलेंटली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से द मैन में कोलाइड विद अ पार्ट ऑफ कार हर्टिंग हिमसेल्फ। इंसान कार के हिस्सों से टकरा सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है। सीट बेल्ट विल नॉट लेट द मैन बेंड फॉरवर्ड एंड दस सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंट। सीट बेल्ट इसी को बांध लेते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि उसका चेहरा आके स्टीयरिंग में नहीं घलता है और वो इंसान बच जाता है। समझ में आया? क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो दिस इज़ अबाउट एप्लीकेशन। वन मोर एप्लीकेशन जो है, एक आप कार के लगेज को ऊपर जो रखते हैं, बहुत ज़ोर से टाइट से बांधना पड़ता है कार के लगेज को। अगर आपने कार का लगेज ऐसे ही रख दिया, सूटकेस वगैरह ऐसे ही रख दिए, तो आप ब्रेक मारेंगे और सूटकेस आगे की तरफ गिर जाएगा फिसल करके। ये सुनो, वही प्रोसेस है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे इंसान आगे चला जाता है वैसे सूटकेस आगे चला जाता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द कार स्टॉप्स द लगेज ऑन द टॉप ऑफ द कार हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, देयरफॉर द लगेज इज टाइड। ये सुनो, तो लगेज यहाँ पे टाई किया जाता है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बढ़ते हैं हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है भाई साहब? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू के बारे में बताएगा। फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू के बारे में बताएगा। आइए देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले आपको ज़रूरी है मोमेंटम के बारे में जानना। मोमेंटम क्या है? व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम, ठीक है ना? तो मोमेंटम का डेफिनीशन क्या है? अगर आपने मोमेंटम के बारे में कभी पहले सुना है तो मुझे इसकी डेफिनीशन बताइए। डू यू नो अबाउट मोमेंटम? व्हाट इज़ मोमेंटम? कोई बताएगा? बताओ भाई, मोमेंटम क्या है बच्चों? ना, दैट इज़ नॉट अ मोमेंटम। मोमेंट से रिलेटेड तो है। देखिए बच्चों, मोमेंटम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मोमेंटम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मोमेंटम एक फिज़िकल क्वांटिटी है। कोई किसी बॉडी के अंदर जो टोटल मोशन कंटेन्ड है, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अब समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मोमेंटम की डेफिनेशन लिखिए। अमाउंट ऑफ मोशन contained
by a body is called momentum. Okay, the amount of motion contained by a body. ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन कंटेन्ड है, इस बात को हम मोमेंटम कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि किसी बॉडी के अंदर मोशन कितनी कंटेन्ड है, पहले समझाऊंगा, फिर इसका एक और दूसरी भी फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिखिए दूसरी डेफिनेशन और करके लिखिए, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the momentum of a body is defined as the product of mass and velocity. The product of mass and velocity. Momentum of a body is defined as the product of mass एंड वेलोसिटी। कोई बॉडी है मास m की, अगर कोई बॉडी है मास m की और वो बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी सी, तो इसका जो मोमेंटम डिफाइन होगा बच्चों, मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी होगा। ये होगा मोमेंटम, और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जाती है मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में जाता है। सो मोमेंटम इज़ डिफाइंड बाई कैपिटल P। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, नॉट डिफाइंड। मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल P एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्लियर है? मोमेंटम की यूनिट की मैं बात करूं अगर कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, सो मोमेंटम की यूनिट कैसे निकालेंगे आप? मोमेंटम की यूनिट निकालने के लिए P इक्वल टू मास की यूनिट होती है किलोग्राम एंड वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, नोट करिए। So the unit of momentum is kilogram meter per second. ठीक है, अब बात करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है बच्चों। हाँ बोलो। देखो बात SI यूनिट की हो रही है, तो SI यूनिट में मास को किस में मेज़र किया जाता है? किलोग्राम में। आप वैसे करने को कुछ भी कर सकते हो, फिर अलग अलग यूनिट ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम दिया होगा तो आप किलोग्राम में बदलोगे, अगर क्वेश्चन में ग्राम दिया होगा तो किस में बदलोगे? किलोग्राम में। रीज़न ये है कि जो आपको सारा का सारा सिस्टम है वो SI में करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पूरी प्रोसेस करनी है आपको किस में करनी है बेटा? वो SI में। तो अगर आपको ग्राम भी दिया है तो आपको किलोग्राम में उसको बदलना पड़ेगा। बोलो क्लियर है एकदम? ओके। सो मोमेंटम की यूनिट तो मैंने बता दी आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम की फीलिंग लेकर क्या हो कि मोमेंटम की फीलिंग क्या है? मोमेंटम एक तरीके से ये होता है बच्चों कि किसी चीज़ के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कितनी मात्रा है, वही है उसका मोमेंटम।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करता हूँ एक गोली की और एक पत्थर की। आप कंपैरिजन से महसूस कर पाएंगे कि मोमेंटम क्या कमाल की चीज़ है। देखिए एक छोटी सी गोली है, बुलेट है। बोलो हाँ, कितने की बुलेट होती होगी? छोटी छर्रा जो पक्षियों को मारता है, इतना वाला, 20 ग्राम 30 ग्राम। बोलो जी हाँ या ना? 50 ग्राम का अधिक से अधिक। क्लियर? और वो मारा जाता है किसी बड़े से बड़े जानवर को, और जानवर को मार देता कि नहीं मार देता? मतलब 50 ग्राम की चीज़ है और ज़ोर से गई और वो जानवर को उसने मार दिया। ये सुनो। दूसरा, अगर इसी गोली को मैं हाथ से मारूंगा फेंक करके, क्या वो जानवर को मार पाएगी? जान से नहीं मार पाएगी, लगभग जाएगी थोड़ी बहुत, बाकी जान से नहीं मार पाएगी। यस और नो? लगेगी भी नहीं, चलो मान लिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी एक चीज़ हो गई। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर इसका मास तो बहुत छोटा है। मास क्या है? बहुत कम है। बोलो है कि नहीं है? मास बहुत कम, बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी बहुत क्या है? ज़्यादा है। तो मास तो बहुत छोटा है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है कि? कौन सा फोर्स भाई साहब? फोर्स की बात देखिए, जब हमने वेलोसिटी की बात कर दी है तो हमें फोर्स की बात करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जो भी फोर्स लगा हो उसको हम नहीं देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि फोर्स की वजह से क्या मिल गई इसको? वेलोसिटी। ज़ोर से छोड़ा गया ना इसको, तो इसको वेलोसिटी मिल गई। तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। एक केस आपने ये देखा ना? तो भैया आपका जो भी मोमेंटम बना, मोमेंटम इसका सेट हो गया मोमेंटम, और वेलोसिटी ने इसको प्रभावशाली यानी कि बहुत इफ़ेक्टिव बना दिया। ये सुनो। दूसरा केस, उसी जानवर को, बड़ा सा जानवर है कोई, समझ गए ना? उसी जानवर को आप जो है, ये अभी 50 ग्राम ले रहे थे, अब आप 500 किलोग्राम का पत्थर ले लो। कितने किलोग्राम का? और उसको 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दो। मतलब यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से भी छोड़ोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। ये सुनो। और कम वेलोसिटी दे दो, अगर 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, मतलब मास बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी क्या है? बहुत कम, तो भी बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। अब आया समझ में? मतलब मोशन के अंदर 2 फैक्टर होते हैं। किसी चीज़ के अंदर कितनी डिस्ट्रक्शन की मात्रा है, कोई चीज़ कितनी खतरनाक हो पाएगी, इसके लिए 2 फैक्टर हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। समझ गए? इनके कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं, इसके कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब ऐसे समझो, एक राई का दाना, सरसों का दाना छोटा सा, मैं 10 की स्पीड से मार रहा हूँ, हाँ या ना? तुमको पता भी नहीं लगेगा। एक सरसों का दाना अगर मैं 20 की स्पीड से, क्या 50 की स्पीड से भी मार रहा हूँ, तो तुमको पता भी नहीं लगेगा। बहुत हल्का होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? मतलब मैं 50 की स्पीड से मार रहा हूँ तो v, बट यदि ऐसे करते करते मैंने 50 सरसों के दाने ले लिए, बोलो हाँ या ना? 50 सरसों के दाने ले लिए, तो v जो है वो कितने गुना हो जाएगा? 50 टाइम्स। तो व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी के साथ मास चिपकता है तो वो बहुत प्रभावशाली बना देता है वेलोसिटी को। समझ रहे हो? अकेला तिनका तो कुछ नहीं कर पाएगा, बट जब उसके साथ मास आएगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। बोलो क्लियर हुई बात? समझ गए ना? तो व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मास टाइम्स, अब मास कुछ भी हो सकता है, तो उससे वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम में दोनों चीज़ों का योगदान होता है, मास का भी और वेलोसिटी का भी। बोलो आ गया समझ में? सो दिस इज़ कंप्लीट अबाउट मोमेंटम। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम के बारे में। मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो मोमेंटम 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो सकता है, या तो वेलोसिटी की वजह से या तो मास की वजह से। समझ गए ना? मुझे बताओ, एक ट्रक जो धीरे चल रहा है, एक ट्रक जो धीरे चल रहा है और एक कार जो सुपर फास्ट चल रही है, क्या दोनों का मोमेंटम इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो।
हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि कार का मास ज़्यादा है और धीरे चल रहा मतलब उसकी स्पीड कम है। दूसरी ओर उल्टा बोल गया, ट्रक का मास ज़्यादा है मगर उसकी स्पीड कम है। दूसरी ओर कार का मास कम है मगर उसकी स्पीड ज़्यादा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भैया ऐसा समझ लो कि 2 गुणे 6 और 6 गुणे 2, बट आंसर तो आना 12 ही है, 12 ही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई एक का मास कम तो स्पीड ज़्यादा, और एक का मास ज़्यादा तो स्पीड कम, और दोनों का मोमेंटम कितना निकलेगा? 12, सेम निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं, स्पीड भी खतरनाक है और मास भी खतरनाक है। क्लियर हो गया? स्पीड भी खतरनाक है और मास भी खतरनाक है। चलिए अब आगे है, अगला टॉपिक है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम टॉपिक लिखिए, चेंज इन मोमेंटम। ये देख लीजिए, आपके पास ये कोई बॉडी है m मास की और इसकी इनिशियल स्पीड है u। इस बॉडी की इनिशियल स्पीड है u। ठीक है, कोई ठेला है, कोई ठेला चलता आ रहा आपकी तरफ, m मास का ठेला है और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? u। तो बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? P1 लिख दो या P इनिशियल लिख दो, इक्वल टू m इंटू यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चलता आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, बीच में आपने इस पर कुछ धक्का मारा है, बीच में आपने इसे क्या मार दिया? धक्का मार दिया है। धक्का मारने से बताइए मास में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मास तो वही रहेगा। धक्का यहाँ पे लगाया है आपने, मतलब फोर्स का झटका लगाया है, तो और यहाँ पर मास तो वही रहेगा, मगर स्पीड बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब v हो गई और v u से बड़ी है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया, बोलो m इंटू वी। बोलिए हाँ या ना? कहो भाई, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू, इनिशियल मोमेंटम था m u और फाइनल मोमेंटम हो गया कितना? m v। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम डिफाइन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज को बोलते हैं डेल्टा, फिजिक्स में चेंज को क्या बोलते हैं? डेल्टा p। p का चेंज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा कि नहीं होगा? अरे चेंज का मतलब यही तो होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या भाई, क्या दिक्कत है इसमें? चेंज का मतलब फाइनल माइनस, इसी को तो चेंज कहते हैं। ठीक है ना? क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, क्या था और क्या हो गया। ठीक है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल m v, इनिशियल कितना? m u। बोलो ठीक है, m कॉमन लेंगे और बचेगा, बोलो v माइनस u। और बच्चों आप जानते हो इसे आप लिख सकते हो m डेल्टा v, क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज है जिसको हम डेल्टा v पढ़ के आए हैं मोशन में। हाँ या ना? पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? तो ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम। बोलो ठीक है। तो अगर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, ठेला चला था तो ठेला ही रहेगा, स्कूटर नहीं बन जाएगा। क्यों भाई? ठेले को धक्का दिए हो तो ठेला ही तो रहेगा ना, तो मास तो वही का वही रहेगा, केवल वेलोसिटी चेंज होगी। u था तो v हो गई। सो m v माइनस यू इक्वल टू m डेल्टा v। क्लियर? क्लियर है? चलिए, सो दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। मुझे बताइए कि मोमेंटम में चेंज के लिए वजह कौन है? कौन है मोमेंटम में चेंज की वजह? जोर से बोलो। फोर्स। कौन है मोमेंटम में चेंज की वजह? समझ में आया? मोमेंटम में चेंज की वजह कौन है? बहुत बढ़िया। मतलब कुछ भी हो जाए तो चेंज तो फोर्स की वजह से होगा ना। मास बढ़ा दोगे तो क्या फ़र्क हो जाएगा? चलता रहेगा अपना।
और बिना फोर्स लगाए क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो चेंज की वजह कौन है? फोर्स। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा मोमेंटम में चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। बात सही है कि नहीं है? फोर्स ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा कि कम होगा? युवराज, फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। हाँ या ना? फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम में चेंज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे हो जाएगा? अगर आप ज़ोर से धक्का मार रहे हो तो वेलोसिटी ज़्यादा बदलेगी कि कम बदलेगी? तो भी तो बदलेगी ना, तो भी तो बदलेगी। कम कम साइड में हो जाएगी ना, उल्टा हो जाएगी। अरे भाई देखिए, आप चल रही थी, स्पीड कितनी थी? मान लीजिए 50 पे थी, बोलो हाँ या ना? और आपने फोर्स डायरेक्शन में लगा दिया, गाड़ी की डायरेक्शन में, तो 50 से बढ़ के हो गई 70। 50 से बढ़ के क्या हो गई? कितने का चेंज आया? 20 का। कितने का चेंज आया? अपोजिट डायरेक्शन से लगाया आपने पीछे, तो 50 से घट के हो गई 30। अब कितने का चेंज आया? 20 का। अब समझ में आया? ठीक है ना? बात चेंज की हो रही है। तो बताइए, जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा चेंज आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? मतलब ज़्यादा फोर्स है तो चेंज भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर मैं ज़्यादा हूँ और तुम भी ज़्यादा हो तो ऐसी रिश्तेदारी बनती है प्रोपोर्शनल। क्या बनती है? तो आगे चल के ये बात काम में आएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के। जितना ज़्यादा मोमेंटम में बदलाव होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, या इसका उल्टा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम में बदलाव आएगा। क्लियर हुई बात? सो ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम। इसको नोट कर लीजिए। क्या बोले बेटा? देखिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल हो सकता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकती हैं। शुरू में ही बता दिया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बेस्ड होती हैं। बोलिए हाँ। तो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नोट कर लो भाई इसको अच्छे से। बाहर ही रखा है यहाँ पर, देखो युवराज। हाँ, हाँ ले आओ। फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखिएगा। डन। चलिए अब अगली बात देखते हैं। अगला टॉपिक बनाइए रेट ऑफ। अभी देखा आपने चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम। अगला टॉपिक बनाइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगला टॉपिक बनाएंगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम देख लिया आपने। अगला टॉपिक बनाइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ से न्यूटन्स का लॉ स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
ये है टॉपिक भाई साहब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखा आपने, इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पर ध्यान दो भाई, हिलना डुलना नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है। तो मान लीजिए जिस समय इनिशियल वेलोसिटी u थी उस समय का टाइम था t1। कितना टाइम था? और जिस समय फाइनल वेलोसिटी v हो गई उस समय का टाइम कितना हो गया? t2। कितना टाइम हो गया? मतलब धक्का कितने समय तक लगा है, इम्पैक्ट फोर्स का कितने समय तक हुआ है, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। इतने समय तक धक्का लगा है कि नहीं लगा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जिस समय आपने इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी एट टाइम T1, फाइनल वेलोसिटी हो गई v एट टाइम T2, तो कितना टाइम लग गया है? T2 माइनस T1। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब इस टाइम को हम बोलते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं? यहाँ बोर्ड पे देखिए युवराज, ये सब मत करिए आप भाई, पहले इधर समझ लीजिए, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम कितना बदला है, ये देखिए। डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम डेल्टा पी बदला है। बोलो, बदला है कि नहीं बदला? डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम कितना बदला है? डेल्टा पी। तो डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा पी मोमेंटम बदला है, और डेल्टा टी क्या होगा? सेकेंड में होगा, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो डेल्टा टी सेकेंड में अगर डेल्टा पी मोमेंटम बदला है, तो युवराज 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम बदला होगा? गलत बोल रहे हो। आज ही पढ़ाई थी यूनिटरी मेथड, आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आए हो। हाँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बिल्कुल सही। 1 सेकेंड में ये वाली चीज़ नीचे चली जाती है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, ये 1 सेकेंड का चेंज है मोमेंटम का। चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज ऑफ मोमेंटम पर, और पर सेकेंड के चेंज को ही हम रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहलाएगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो बच्चों, ये आ चुका है हमारे पास 1 सेकेंड में जो चेंज होगा मोमेंटम का पर सेकेंड जो चेंज बनेगा, 1 सेकेंड का चेंज बनेगा, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आइए वैल्यू रख दूं मैं। डेल्टा पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? देखिए, एम डेल्टा वी। निकाले हो कि नहीं निकाले हो? अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो चलो आप फिर से कर दो वही जो आप करते आए हो। डेल्टा पी का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी ही रहने दीजिए। पी फाइनल मतलब एम वी, और पी इनिशियल मतलब एम यू, और डेल्टा टी। बोलो ठीक है? अरे बोलो ना। एम कॉमन ले लो, क्या बचेगा? वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। v माइनस यू को हम क्या कहेंगे? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, ये बात पढ़ा के रखा मैंने, आपको पहले ही पढ़ाया है। डेल्टा v बाई डेल्टा t को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तुम्हें याद नहीं आ रहा है? क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा रिवीजन 0 है बिल्कुल। कैसी तुमने बुक पढ़ी है भाई? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी याद हो जाना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये कहला गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगी? मास इनटू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हो कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। नोट करिए। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन के इक्वल।
अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बुरी बात है ये, आपको जवाब देना चाहिए। इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, नोट कर लें इसको। ठीक है, फार्मूला चार्ट बनाया आपने मोशन का? वेदांत, मोशन का फार्मूला चार्ट लगाया है कि नहीं लगाया? लगाया है। उसको देखते भी हो? उसको डेली देखा करो। उसको डेली देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज़ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो उसको देखने के लिए ही बनाया है पन्ने कि उसको देखें हम। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपको, जो एग्ज़ाम में भी आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and change of momentum takes place in the direction in which the force acts. काफ़ी सारी बातें हैं अब यहाँ पर सीखने के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। एक एक चीज़ को गहराई से सीखिएगा। क्या कहा गया इसमें ये कहा गया कि अप्लाइड फोर्स, जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फीलिंग पकड़ो इसकी फीलिंग ये है कि मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा,
मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात बताता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोमेंटम में जितना जल्दी चेंज आएगा, ध्यान से सुनो, मोमेंटम में जितना जल्दी चेंज आएगा, जितना क्या, तो फोर्स उतना क्या होगा, सोच के बोलो, फोर्स ज़्यादा होगा कि कम होगा। मोमेंटम में जितना जल्दी चेंज आएगा फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जल्दी चेंज आने के लिए टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी का मतलब टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। लिखना बंद करो भाई। जल्दी चेंज के लिए टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और टाइम अगर नीचे डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। आप खुद महसूस करिए, अगर आपने किसी को एक झापड़ मारा है और हाथ बड़े आराम से इम्पैक्ट कर रहा है, बताइए टाइम ज़्यादा है कि कम है, इस आराम से टाइम ज़्यादा है कि कम है, टाइम ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है। और यदि यही एकदम झन्नाटेदार आकर के सटाक से चपक के अलग हो गया तो टाइम कम होगा और फोर्स क्या होगा, समझ में आया। तो टाइम का बहुत बड़ा रोल है फोर्स को एडजस्ट करने में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्रिकेट में खिलाड़ी अपने हाथ को कैच लेते समय पीछे खींचता है, इम्पैक्ट टाइम गेंद का क्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे क्या बोल रहे हो, हाथ पीछे लेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया। इसलिए कैच लेने के लिए ये टेक्निक सिखाई जाती है। इधर ऐसे कैच लीजिए, कुछ खिलाड़ी देखे होंगे आपने ऐसे कैच लेते हैं और कुछ यूं कैच लेते हैं। आपने किसी खिलाड़ी को ऐसे कैच लेते नहीं देखा होगा, इसमें बहुत ज़ोर की चोट लगती है। तुमने तो लिया था एक बार, हाँ, इसमें बहुत ज़ोर की चोट लगती है। क्लियर हुआ। क्योंकि इसमें टाइम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसीलिए जब आप यदि रेत में गिरते हो, ऊपर से कूद करके अगर आप छत से किसी रेत के टीले में कूद जाओ, भुरभुरा रेत का टीला, तो आपके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। बोलो यस। भूसे में कूद जाओ, ये अब ग्रास का टीला जो होता है उसमें कूद जाओगे तो आपके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बट वही फोर्स कम हो जाएगा। वही अगर आप फर्श में कूदोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा पैर, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, कम, और फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो फोर्स के लिए दो चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, एक चेंज इन मोमेंटम और दूसरा टाइम। क्लियर हुआ। चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और दूसरा टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए इन दोनों को मिला करके जो टर्म बनता है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन। अब मैंने आपको दोनों का महत्व बता दिया है, मोमेंटम के चेंज का ऊपर वाला भी बता दिया और मैंने नीचे वाला भी बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे ऊपर वाले की मीनिंग पता नहीं है, मुझे नीचे वाले की मीनिंग पता नहीं। मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, जितना ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी उतना ज़्यादा जोर का धक्का मारा है, और जितना कम समय लगा मतलब उतने ज़्यादा जोर का धक्का मारा है। बोलो हाँ या ना। सो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। यही स्टेटमेंट जो है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। लिखा है ना आपने, लिखाया मैंने। सो ये है सेकेंड लॉ, नोट कर लीजिए, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन ने केवल इतनी सी बात करी है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका मैथमेटिकल डिडक्शन। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे मैथमेटिकली। देखिए इसके आगे बढ़ने से क्या साबित होता है। फोर्स बच्चों जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट K डेल्टा P अपॉन डेल्टा
टी। बच्चों इस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या निकलती है? 1। क्या निकलती है? 1। एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू 1, सो एफ इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी का मतलब पी फाइनल माइनस पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू पी फाइनल मतलब एम इंटू वी और पी इनिशियल मतलब एम इंटू यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ आ जाता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम कॉमन, बोलिए वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या बोलते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को? एफ इक्वल टू एम ए। बताइए यहाँ से फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ में आया? तो फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए ये जो सेकेंड लॉ है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है? हाँ, तो फोर्स की कौन सी डेफिनेशन दे रहा है? क्वांटिटेटिव, मतलब ये कैलकुलेट करके दे रहा है। दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। समझ गए? तो मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला लिख रहा हूँ जो बहुत काम में आएगा। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तीनों एक ही हैं, बोलो हैं कि नहीं हैं? तीनों एक ही हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का है। नोट कर लिया? अब लिखते हैं इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट। अब एक चीज़ और देखिए, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर मैंने कहीं भी डायरेक्शन नहीं लगाया है। अगर डायरेक्शन लगाऊंगा तो क्या क्या होगा? देखो, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स दिशा लेगा। किसकी दिशा लेगा? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन। यस, तो फोर्स मैंने लास्ट में लाइन लिखाई हुई है, आप देखिए स्टेटमेंट में, न्यूटन के सेकेंड लॉ में, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देख लो, लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा सानवी? फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? जहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है। जिस तरफ मोमेंटम का बदलाव हुआ है उसी तरफ चेंज इन डायरेक्शन होगी फोर्स की, उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। चलिए अब यूनिट की बात करते हैं बेटा, फोर्स की। तो फोर्स का फार्मूला आपने निकाला है m इंटू ए। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है एक्सेलरेशन की? और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम को कंबाइंडली बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। लिखिए, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन।
ऐसा बना लीजिए. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन. So SI unit of force is called Newton. Okay, next question. Define 1 Newton. अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन 1 न्यूटन. क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन 1 न्यूटन. 1 न्यूटन. ठीक है. 1 न्यूटन क्या होता है? देखिए, अब आपको मैं फार्मूला से डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूँ. 1 न्यूटन कैसे निकालेंगे? देखिए, आप बच्चों जानते हो कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब तो आपके पास फार्मूला आ चुका है. अगर आप जानबूझ करके अगर किसी बॉडी का मास कितना ले लें, 1 किलोग्राम, कितना ले लें, 1 kg, और उसको कितने से एक्सेलरेट कर दें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा बोलो, और यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन. तो बस बन गई डेफिनेशन कि इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kilogram is accelerated by 1 meter per second square, is accelerated by 1 meter per second square, then the amount of force applied is said to be 1 Newton. अगर किसी 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया है, क्लियर हुआ, तो जो उस पर लगाया गया फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन. लिखिए. अब ऐसे तो नहीं आएगा, 7 न्यूटन का आएगा तो 1 न्यूटन का ही आएगा. और यदि आ भी गया 7 न्यूटन का तो डोंट वरी, मास ले लो 7 किलोग्राम और इसको ले लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 7 आ जाएगा. चलिए लिखिए, लिखिए डेफिनेशन. लिखिए 1 न्यूटन की फोर्स डेफिनेशन. लिखिए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स. 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स that produces an acceleration of 1 meter per second square, that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram, in an object of mass 1 kilogram. 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उस फोर्स की वो अमाउंट कितनी कहलाएगी, 1 न्यूटन कहलाएगी. ठीक है बच्चों. अब लिखिए अगला क्वेश्चन. राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन के सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन लिखिए.
फर्स्ट के तो ख़त्म हो गए, वो बस मैंने बता दिया, आप लिख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन दे दिया था, बता दिया था ना मैंने, बस का चलना रुकना, वो सब बुक से लिख लीजिएगा। अब लिखिए राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें भी आपको खुद से ही लिखना है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ मैं, जितने न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन डेवलप हुए बेटा इसी से डेवलप हुए हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये मैंने मेन फार्मूला बताया था, बोलो हाँ या ना भाई, मेन फार्मूला तो यही था ना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जो सेकेंड लॉ के सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगे वो यहाँ से इस्तेमाल हो जाएंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब लॉजिकली बात बोलो, अगर टाइम बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती तो आंसर क्या आता है, कम आता है, बस हो गया। मतलब यदि अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, कम, और अगर टाइम घटता है तो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा, बस यही है एप्लीकेशन। अब इसके एप्लीकेशन आपके अलग अलग रूप में आपको मिल सकते हैं, जैसे मैं बताऊं कुछ एप्लीकेशन। जो लंबी कूद हुआ करती है, लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में जो लॉन्ग जंप होती है, तो आपने देखा होगा कि बांस लेकर के जो कूदा करते हैं एथलीट, उसके उस तरफ गद्दा लगाया जाता है, गद्दा रहता है, बड़ा बड़ा कुशन रहते हैं, हाँ या ना। पहले के ज़माने में रेत होती थी, अब तो बढ़िया गद्दे आते हैं, ठीक है भाई। तो गद्दा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब वो गिरेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसकी बात कर रहे हो आप, मैं लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूँ, आप जेवलिन थ्रो की तो नहीं बात कर रहे हो, तो लॉन्ग जंप में बात करी जा रही ना मैंने। उसमें ये देखा जाता है कि आप जो वहाँ दो डंडे रहते, एक डंडा रहता है, उसके ऊपर बिना टच होकर के निकल गए हो कि नहीं निकल गए हो, बस ये देखा जाता है, टाइम का उसमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए। उसमें यह है कि टच नहीं होना चाहिए आप, और कितनी हाइट पे निकले हो उस डंडे से, समझ गए। एक्चुअली इसको हाई जंप बोलते हैं, लॉन्ग जंप तो लंबा वाला होता है, समझ गए ना। हाँ, वो लॉन्ग जंप जो होता है जिसमें एक इधर से खड़े होकर के सीधे छलांग मारते हैं, वहाँ तक जाते हैं लंबे, तो वो हाई जंप की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके उस तरफ। और लॉन्ग जंप में भी रेत में खेलते हैं, लॉन्ग जंप जो होता है वो रेत में होता है, ठीक है। उसमें भी यही कंसेप्ट है, अगर फर्श रख देंगे वहाँ तो सबकी कमर टूट जाएगी, बोलो हाँ या ना। दूसरा एग्जाम्पल, कांच का सामान जो भी आप खरीद करके लाते हैं, पैक करवा करके लाते हैं, आपने देखा होगा नीचे ग्रास का पैड बना दिया जाता है, यस और नो, या वो बुलबुली वाली पन्नी जो होती है जिसको ला के फोड़ते हैं आप, पट 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 पट, है ना, या कागज़ उसको मोड़ करके अच्छे से पैकिंग करते कि नहीं करते हैं। वैक्यूम पैकिंग एक अलग चीज़ है, वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। वो तो तोड़ सकती है वैक्यूम पैकिंग कांच को, पतला कांच है तोड़ देगी, तो ऐसा किया जाता है, यही कंसेप्ट है। अगर मान लो गलती से कहीं गिर गया तो टाइम बढ़ जाएगा सरफेस से टकराने का, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हेडिंग बनाइए न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, लिखिए डेफिनेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ की। Whenever one body exerts a force on another body, whenever one body exerts a force on another body, ठीक है ना, मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, कॉमा
the second body exert exerts an equal and opposite force to the first body। भाई ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द फर्स्ट बॉडी। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ सरल भाषा में, कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज और करके लिखे, और पैराग्राफ चेंज। हाँ, इसकी जो लैंग्वेज आपकी लिखी जाएगी, लिखिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, हर एक्शन के लिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लगे हुए हैं। देख रहे हैं? 2 स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस वो होते हैं जिनसे जनरली आजकल कबाड़ बेचने वाले लेकर के कबाड़ तोला करते हैं, और वो मूर्ख बनाते हैं आपको, क्योंकि उनके स्प्रिंग बैलेंस जाम हो जाते हैं। पुराने खटखटारा ही स्प्रिंग बैलेंस लेकर के आते हैं, जिनकी स्प्रिंग जाम हो चुकी होती है, और आपका 10 किलोग्राम का कबाड़ नाप करके दे देते हैं, भैया लीजिए 6 किलोग्राम है। आप सोचते हो हाँ भाई मीटर दिखा रहा है 6 पर तो सही होगा, मगर स्प्रिंग उनकी इतनी टाइट हो जाती है जंग लग लग करके कि वो स्प्रिंग बैलेंस ख़राब हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके डायग्राम बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर फ्रेश स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। आपने 2 स्प्रिंग बैलेंस लगाए हैं कुछ इस तरीके से। ये पहला स्प्रिंग बैलेंस है, और फिर इसके बाद दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, और ये यहाँ पर आप इसको पुल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इसको पुल किया, तो आपने यहाँ पे एक्शन लगाया। क्या लगाया भाई? एक्शन लगाया। इस वाले पर आपने एक्शन लगाया, तो ये रीडिंग इसकी शो कर रही है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कितने किलोग्राम पे हूँ, 6 किलोग्राम पे हूँ। कितने किलोग्राम पे हूँ? 6 किलोग्राम पे हूँ। ठीक है ना? एक्चुअली एक्शन जो है आपका फाइनली इस पे लगेगा। किस पे लगेगा? इस पे। समझ रहे हो ना? तो ये यदि रीडिंग देखिए, उसमें 6 पे आ गई है, 7 पे आ गई है, 6 लगाया, तो आपने इसको खींचा। बोलिए हाँ, ठीक है। ये आपने इसको इस तरफ खींचा भाई साहब, खींचा ना, तो ये भी उसको वहाँ से इतने से ही खींचेगा। ये वाला जो पार्ट है, एक्शन इस पे लगा ना, तो इतना ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। उधर भी खींचाओ इतना ही डेवलप करेगा। तो यहाँ से ये भी कितने पे आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? देखिए, आप डायग्राम देखिए तब आपको समझ में आएगा। वो डायग्राम देखिए आप, देखिए जो भी है, मतलब रीडिंग बिल्कुल सेम होगी। देखिए आपकी रीडिंग। क्या कह रहे हैं भैया? अरे बीच से कोई नहीं खींच रहा है, मैं भी साइड से ही खींचने की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे ऐसे हैंगर होगा, इसमें उंगली डाल के ऐसे खींचेंगे। समझ गए? तो जितने भी आप लगा दीजिए, आप 10 लगा देंगे तो सभी में इक्वल रीडिंग आएगी। सब में कैसी रीडिंग आएगी? इक्वल। यहाँ 2 से मतलब है हम लोग को। तो 6 अगर इधर वाले को प्रेशर मिल रहा है, पुल मिल रहा है, तो इसको भी 6 मिलेगा, या इसको 4 मिल रहा है तो इसको 4 मिल रहा है। समझ में आया? क्यों? तो एक जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक्शन दिखा रहा है, और एक स्प्रिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है? रिएक्शन। क्या दिखा रहा है भाई? रिएक्शन दिखा रहा है। एक स्प्रिंग बैलेंस आपका एक्शन दिखा रहा है, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस आपका क्या दिखा रहा है? रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ओके, तो बात क्लियर हो चुकी है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हेडिंग बनाइए। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, ये यहाँ पे दो बॉडी हैं, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। बोलो क्लियर है? बॉडी 1 बॉडी 2 को खींच रही है। ये देखिए बॉडी 1 बॉडी 2 को क्या कर रही है? तो इस फोर्स को क्या कहोगे? ध्यान से देखो, किस पर फोर्स लग रहा है? 2 पर। किस पर लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से। यस और नो? बॉडी 1 बॉडी 2 को खींच रही है। जैसे मैं यहाँ पे क्लैंप लगा के इसको खींचूँ, तो ये बॉडी 2 है और मैं बॉडी 1 हूँ, तो मैं इसको खींचूँगा तो ये जो फोर्स बनेगा 1 की तरफ, क्या बनेगा? F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और दूसरा, अगर बॉडी 1 बॉडी 2 को खींच रही तो बॉडी 2 भी बॉडी 1 को क्या करेगी? खींचेगी। समझ गए ना? तो 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। क्लियर हो गया? तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि F12 और F21 आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। F12 और F21 क्या होते हैं? इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, मगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती हैं? अलग अलग होती है। तो लिख लीजिए ये कि F21 इज इक्वल टू F12। डायग्राम बना लीजिए। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। F21 इक्वल टू F12। F21 इज इक्वल टू F12, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए एक माइनस साइन आएगा। राइट द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है भाई? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग बनाइए। write the application of Newton third law of motion। ठीक है ना? write the application of Newton's third law of motion। चलिए बताइए मुझे, जब बंदूक चलती है तो गोली आगे की तरफ निकलती है, तो झटका कहाँ लगता है? पीछे। तो एक एक्शन है और पीछे क्या है? ठीक, बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल बताइए, जब नाव में आप आगे की तरफ जाते हैं तो नाव कहाँ जाती है? पीछे की तरफ। क्लियर है? तो आप पीछे रिएक्शन देते हैं नाव को, या पीछे एक्शन देते हैं नाव को, तो आपको आगे उतरने के लिए क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। हाँ, चप्पू चलाने में भी वही केस है। आप चप्पू से पानी को एक्शन देते हैं तो पानी आपको क्या देता बदले में? रिएक्शन देता, और आपकी नाव आगे बढ़ती है। बताइए स्विमिंग में कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ। कौन सा लॉ लगता है स्विमिंग में? क्योंकि आप पानी को पीछे धकेलते हैं और आप कहाँ जाते हैं? आगे। जब रॉकेट जाता है, लॉन्च होता है, तो कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ, क्योंकि गैसेस धक्का मारती है नीचे और रॉकेट बढ़ता है ऊपर। क्लियर हो गया? क्या? कहाँ लगा देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स आपके लिख के लाने हैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है आपके सिलेबस का।
लास्ट ईयर तक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, बट इस साल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन आपको लिख के लाने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।